नमस्कार। आज हम भारत की समुद्री सीमा पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत के आसपास जो सक्रिय खाड़ियाँ हैं उन पर बात करेंगे और भारत के आसपास समुद्रों में जो चैनल्स हैं, जैसे दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। तो हम उन चैनलों पर बात करेंगे, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो बात की शुरुआत हम भारत की समुद्री सीमा से शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप एटलस खोलिए, उसमें हिंद महासागर खोलिए या फिर एशिया खोलिए। आप उसमें हिंद महासागर के क्षेत्र को ध्यान से देखिए कि उसके तट पर कौन कौन से देश बसे हैं। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर में एशिया है। तो हिंद महासागर के तट पर जो भी देश बसे हैं उनमें से सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, कौन सा देश सबसे लंबी तट रेखा रखता है, उसका नाम बताइए आप। और ये भी बताइए कि हिंद महासागर की चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप हैं। ओके, 2 सवाल का जवाब आपको देना है। समुद्री सीमा की बात करते हैं। प्रत्येक देश का अधिकार केवल तट तक नहीं होता है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, केवल तट रेखा तक प्रत्येक देश का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक देश को समुद्रों में भी कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र संसाधनों के भंडार है, ताकि देश समुद्रों से भी संसाधनों को निकाल सकें और अपने विकास के उपयोग में ला सकें संसाधनों को। इसलिए समुद्रों में एक निश्चित दूरी तक प्रत्येक देश को यह अधिकार दिया गया है। भारत को भी अधिकार दिया गया है। समुद्रों में देशों को अधिकार देने के लिए आसपास के समुद्रों में, प्रत्येक देश के आसपास समुद्र होता है, प्रत्येक के नहीं लेकिन अधिकतर देशों के पास है। तो आसपास के समुद्रों में देशों को अधिकार देने के लिए और उनकी समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए कि उनकी समुद्री सीमा कहां तक होगी, एक समझौता हुआ 1982 में, जिसका नाम है UNCLOS, UNCLOS। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी यानी समुद्र का कानून, लॉ ऑफ सी, समुद्र का कानून। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, हिंदी में क्या हुआ? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने 1982 में समझौता किया। किस लिए? ताकि प्रत्येक देश की समुद्री सीमा निर्धारित की जा सके। उस संधि को क्या कहते हैं? UNCLOS या समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। तो इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित हुई हैं। इस संधि के तहत ही भारत की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित हुई हैं। समुद्री सीमा हमेशा आधार रेखा से ली जाती है। मान लेते हैं, आपने नाम सुना होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक। कहां से शुरू होता है? तट से नहीं, तट से नहीं शुरू होता है। दूरी तट से नहीं ली जाती है, दूरी आधार रेखा से ली जाती है। ये तट देख रहे हैं, ये सीधा दिखाई दे रहा है, कटा फटा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का बहुत छोटे रूप में दिख रहे हैं। जब आप भारत को बहुत जूम करके देखेंगे, तटों को नजदीक से देखेंगे, तो तट आपको बहुत ही कटे फटे दिखाई देंगे, टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। यही पश्चिमी तट। तो टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े तट से हम दूरी लेंगे तो ये रेखा भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना? इसलिए एक सीधी रेखा खींचते हैं, तब वहां से दूरी लेते हैं। तो इस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहते हैं आधार रेखा। तट और आधार रेखा के बीच जो जलीय क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक जल। ठीक है। तो भारत की 3 समुद्री सीमाएं हैं। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा हरे रंग की लाइन जो देख रहे हैं ना तट से, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इसको हम कहते हैं अविच्छिन्न मंडल और इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आइए तीनों पर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, जो भी मैं बोलूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ देख के बोल रहा हूँ। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत का क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील को आप नॉटिकल मील भी कहते हैं। एक नॉटिकल मील में कितना मील होता है? 1.8 मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा तक यानी 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार मतलब जितना अधिकार भारत को अपनी भूमि पर है उतना ही अधिकार भारत को आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। हर तरह का अधिकार है इसमें। अब आते हैं अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। तो अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, 12 दूनी 24, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक भारत का अविच्छिन्न मंडल है।
अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं, पीछे लिखे हैं। ये हैं सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। यानी भारत आधार रेखा से अधिकतम 24 समुद्री मील तक ही साफ सफाई कर सकता है, इसके बाहर जाकर भारत साफ सफाई नहीं करेगा। भारत आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ही सीमा शुल्क की वसूली करता है, इसके बाहर जाकर भारत सीमा शुल्क की वसूली नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई जहाज बाहर से आता है अफ्रीका से और यहाँ से आते हुए अंदर चला आता है यहाँ पर, तो यानी अविच्छिन्न मंडल में प्रवेश कर चुका है, 24 नॉटिकल मील की सीमा के भीतर आ चुका है, भारत उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है। लेकिन अगर जहाज अंदर ना आकर यहाँ से मुड़ गया, बैक हो गया, तो भारत उससे सीमा शुल्क की वसूली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीमा शुल्क की वसूली करने का अधिकार भारत को केवल अविच्छिन्न मंडल में है, अर्थात आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ही सीमा शुल्क वसूलेगा। ठीक है। इसी तरह इस सीमा तक भारत को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है, यानी कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब हम देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समुद्री मील या नॉटिकल मील 200। ठीक है। तो इसमें भी भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। एक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, जैसे परमाणु परीक्षण। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। आइए इनके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यानी 200 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। विज्ञान टेक्नोलॉजी, ये भविष्य को ध्यान में रखकर ये प्रावधान किया गया है नए द्वीपों के निर्माण वाला। विज्ञान टेक्नोलॉजी इतना तेजी से आगे बढ़ रही है कि भारत दुनिया मंगल पर भी जीवन बसाने की सोच रही है, क्योंकि पृथ्वी हो सकता है एक समय ऐसा है कि रहने लायक न रह जाए या फिर जगह की कमी पड़ जाए, तो मंगल पर भी जीवन बचाने के लिए, बसाने के लिए या कॉलोनी बसाने के लिए इंसान सोच रहा है। तो साइंस टेक्नोलॉजी के बल पर ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि समुद्रों में नए द्वीपों का निर्माण किया जाए ताकि वहां पे कॉलोनी बसाई जाए। तो इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर ये प्रावधान किया गया है, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार दिया गया है प्रत्येक देश को, भारत को भी कहां तक? 200 समुद्री मील तक। उसके अलावा भारत समुद्र में जितने भी संसाधन हैं वास्तव में समुद्र संसाधनों के भंडार है। असली संसाधन भूमि पर नहीं होता है, समुद्र में होता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र क्या है? मुंबई हाई, मुंबई के पश्चिम अरब सागर में है। यहाँ पे एम, हम यहाँ पे एम लिख दे रहे हैं। मुंबई के पश्चिम अरब सागर में जो तेल क्षेत्र उसे कहते हैं मुंबई हाई। भारत का 65% तेल उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से। भारत का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से। हमने ये दोनों फैक्ट क्यों बताए? इसलिए ताकि आप समझ सकें कि समुद्र संसाधनों का भंडार है। आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भूमि पर नहीं है, समुद्र में है। ये तो एक तेल क्षेत्र है, अभी पता लगाना बाकी है। समुद्र में बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा पेट्रोलियम है, बहुत सारा कोयला है, बहुत कुछ भरा पड़ा है समुद्र में। अनमोल पत्थर है, अनमोल पत्थर है। जैसे हम एक पत्थर पहनते हैं, आप नजदीक से देख सकते हैं, हम एक पत्थर पहने हुए हैं, ये गुलाबी कलर का पत्थर है, ये भी समुद्री पत्थर है। समुद्र में बहुत सारे संसाधन है। हम जब कोरल रीफ बता रहे थे, मूंगा चट्टान, पिछले अध्याय में, तो मूंगा चट्टानों के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो हम जो पत्थर उंगली पहन रखे हैं ये मूंगा चट्टान ही है। इसको हम कहते हैं देसी मूंगा। ठीक है, थोड़ी जानकारी आपको चाहिए थी, हमने दे दिया कि देसी मूंगा जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो कहता है कि देसी मूंगा को अंगूठी में धारण करने से कुछ ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं टॉपिक को। तो समुद्र संसाधनों के भंडार है, मूंगा चट्टान भी समुद्रों में ही है। तो इसलिए भारत यहाँ से संसाधनों का दोहन कर सकता है। कहां तक? 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील के बाहर नहीं, भारत संसाधनों का दोहन नहीं करेगा। यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर का क्षेत्र खुला सागर है, इस पर प्रत्येक देश का समान अधिकार है। यानी कोई एक जाके पेट्रोलियम या फिर कोई और संसाधन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अब हम भारत की खाड़ियों पर चर्चा करेंगे। कच्छ, गुजरात का जिला है यहाँ पे कच्छ। कच्छ के नाम पर इसे कच्छ की खाड़ी नाम दिया गया है। गुजरात का जिला है कच्छ, उसके नाम पे कच्छ की खाड़ी। ये देखिए सकरी सी खाड़ी है। गुजरात के दक्षिण में जो खाड़ी है उसे हम क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में 2 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, नर्मदा और उसके दक्षिण में तापी। खंभात नाम क्यों दिया गया? गुजरात में कस्बा है खंभात, उसके नाम पे इसे खंभात की खाड़ी नाम दिया गया। भारत और श्रीलंका के मध्य ये है राम सेतु, ये है राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीपों की श्रृंखला है, द्वीपों की श्रृंखला है लगातार।
छोटे छोटे द्वीपों की, उसे हम कहते हैं राम सेतु। इसके बारे में अधिक जानकारी आप भारत के द्वीप और मुगा द्वीप जो अध्याय है उस पर जाके आप ले सकते हैं। राम सेतु और पंबन द्वीप के बारे में, राम सेतु, पंबन द्वीप, रामेश्वरम, सारी जानकारी इसमें है। तो राम सेतु के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के मध्य, राम सेतु के दक्षिण में जो सागर उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किस राज्य के तट पर है? तमिलनाडु राज्य के तट पर है। ये देखिए तमिलनाडु राज्य का तट यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है। ओके, राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है। नाम से ही जाहिर है जल संधि, यानी जो सकरा समुद्र दो बड़े जलों को जोड़ता है, सकरा जलीय रेखा जो बड़े जल राशियों को जोड़ रही है उसे हम कहते हैं जल संधि। इन दो देशों के बीच है भारत और यहाँ भारत का छोर है और ये श्रीलंका का छोर है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो सकरा जल राशि है, समुद्री रेखा संकरेसी, उसे हम कहते हैं पाक जल संधि या पाक जलडमरू या पाक स्ट्रेट। क्या करता है? किन दो सागरों को जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी को या बंगाल की खाड़ी को और अरब सागर को। कौन सा स्ट्रेट जोड़ रहा है? पाक स्ट्रेट। किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसके बाद हम खाड़ियों की बात कर रहे हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी क्या होती है? तीन ओर से जमीन से, तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र खाड़ी कहलाता है। तीन ओर से भूभाग से, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, इधर इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में ही शामिल है, इधर है इंडोनेशिया। और तो इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। इंग्लिश में बे शब्द सुना होगा, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंभात। इसे बे कहते हैं, इसे गल्फ कहते हैं। जो हिंदी में दोनों को खाड़ी कहेंगे, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो लेकिन इंग्लिश में बे और गल्फ नाम आता है, यानी जो बड़ी खाड़ियां होती हैं उसे इंग्लिश में बे कहते हैं, BAY, और जो छोटी खाड़ियां होती हैं उसे इंग्लिश में गल्फ कहते हैं। तो इसे गल्फ ऑफ बंगाल नहीं कहेंगे क्योंकि बड़ी खाड़ी है, इसलिए इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये सब छोटी छोटी खाड़ियां हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ मन्नार, ये हो गया भारत की खाड़ियां। अब द्वीपों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र होता है उसे हम कहते हैं चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये 8, 9, 10, 8, 9, 10 नाम कैसे पड़ा है? वास्तव में ये 8 अक्षांश पर स्थित है, ये 9 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और ये समुद्र 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। जो समुद्री रेखा या जो चैनल जिस नंबर के अक्षांश पर स्थित है उसी अक्षांश रेखा के नंबर के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। जैसे ये पृथ्वी के बीचों बीच क्या है? विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश, दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में। अक्षांश रेखाओं में पूरी जानकारी आप विश्व भूगोल के अक्षांश देशांतर में जाकर हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत, सबसे छोटी अक्षांश रेखा 9 डिग्री उत्तरी, 9 डिग्री दक्षिणी। टोटल अक्षांश रेखाएं 181, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक विषुवत 181। तो उत्तर में जाएंगे तो इस तरह से 1, 2, ये तो 0 डिग्री है, 0 के उत्तर में 1, 2, 3, 4, हम सारा यहाँ नहीं दर्शा सकते, उत्तर में 90 तक पहुंच जाएंगे। तो जहां से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, फिर 9 डिग्री गुजरती है, फिर 10 डिग्री गुजरती है, ये 3 रेखाएं हमने खींच ली, 8, 9 और 10। वास्तव में यहाँ से 8 डिग्री गुजरता है, इसलिए हम इससे कह देते हैं 8 डिग्री चैनल। यहाँ से 9 डिग्री गुजरता है, इसलिए हम इसका नाम देते देते हैं 9 डिग्री चैनल। यहाँ से 10 डिग्री गुजरता है, वही 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका नाम हमने रख दिया है अंडमान निकोबार के बीच में जो सकरा चैनल है 10 डिग्री। यहाँ पे लक्षद्वीप अमीन द्वीप के बीच में जो है उसे 9 डिग्री। आज देखते हैं कि किन द्वीपों के बीच है ये चैनल। भारत के पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप के रूप में है। लक्षद्वीप के दक्षिण में भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय के दक्षिण में दक्षिण एशिया का एक देश है, वो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में नाम देते हैं मालदीव। सार्क का सदस्य है मालदीव, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल, सकरा समुद्र है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे अंडमान का द्वीप है लिटिल अंडमान, LITLE, लिटिल अंडमान, और इसका नाम है कार निकोबार। भाई इसके दक्षिण में निकोबार द्वीप है और चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप है। तो इसके ठीक उत्तर में लिटिल अंडमान है और ठीक दक्षिण में कार निकोबार है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि
10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, उलझा सकता है, याद कर लीजिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो ये हो गया भारत के चैनलों के विषय में जानकारी। अच्छा एक चीज है, याद करने में पहले दिक्कत होती थी, मुझे भी एक समय था जब मैं नहीं समझता था तो भूल जाता था कि दक्षिण में 8 डिग्री है कि उत्तर में 8 डिग्री है। जैसे 8 है और 9 है तो मैं भूल जाता था कि यहाँ पे 8 होगा कि यहाँ पे 8 होगा। लेकिन अब स्पष्ट है, जब मैंने अक्षांश रेखाओं को समझ लिया तो स्पष्ट हो गया कि विषुवत से जब चलेंगे तो पहले 8 पड़ेगा, फिर 9 पड़ेगा, फिर 10 पड़ेगा, है ना। तो पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ये हो गया भारत की समुद्री सीमा, भारत के आसपास की सक्रिय खाड़ियां और भारत के आसपास के चैनल्स। एक महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उल्लेख आया है, तो मैं बता दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं, मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। एक चैनल छूट रहा था, अंडमान निकोबार के उत्तर में लाल रंग का द्वीप आप देख रहे हैं, ये इस पर म्यांमार का अधिकार है, इसे हम कोको द्वीप कहते हैं। कोको और अंडमान के बीच जो सकरा समूह चैनल है उसे हम कहते हैं कोको चैनल। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का। म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान द्वीपों के बीच में जो चैनल है उसे हम कहते हैं कोको चैनल। ठीक है, आज का चैप्टर खत्म। इसके बाद अगले वीडियो में जस्ट आज ही वो अपलोड भी हो जाएगा। आज मैं 2-3 वीडियो अपलोड करने के मूड में हूँ। तो इसके बाद हम अब भारत की चट्टानें पढ़ेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गोंडवाना चट्टान है ना, धारवाड़ चट्टान, अलग अलग चट्टानें अलग अलग काल में निर्मित हुई हैं, उनका नामकरण कर दिया गया, धारवाड़, गोंडवाना, कुड़प्पा, विंध्यन, आर्कियन। तो चट्टानों का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि अक्सर सवाल पूछता है कि फला चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है, फला चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आमतौर पे लोग देखता हूँ भारतीय भूगोल में मिट्टी पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, ठीक है सब रट लिया। लेकिन सवाल आजकल मुख्य चैप्टरों से कम आ रहे हैं, जिन्हें आप गैर महत्वपूर्ण मानते हैं वहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए चट्टानों को नजरअंदाज करना, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जीएस का प्रश्न पत्र हल करके आएंगे, बोलेंगे कि 150 में से 108 हल कर दिए हैं। उनको ऐसा लगता है कि 150 में से 108 हो गया, कोई कहता मेरा 115 है। लेकिन जब चेक करना शुरू करते हैं तो 98-99 पे आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कट ऑफ पे पहुंचूंगा कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ चैप्टरों को आप अपने से गैर महत्वपूर्ण मान के चलते हो कि ये तो तट रेखा है, द्वीप है, इसको क्या पढ़ाना, जबकि यहीं से सवाल ज्यादा आते हैं। समुद्री सीमा, द्वीप, आसपास की खाड़ियां, छोटे द्वीप, बड़े द्वीप, यहाँ से सवाल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तटों पर स्थित शहर, अक्षांश पर स्थित शहर, विषुवत पर स्थित देश, हमेशा एटलस से रिलेटेड करके पूछ रहा है आपसे। इसलिए केवल नदियों, पहाड़, पर्वत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कल हम चट्टान पढ़ेंगे, सॉरी इसके अगले वीडियो में, उसे आप देखिएगा। चट्टान के बाद तो आपका फेवरेट दौर शुरू हो जाएगा, पर्वत होगा, पठार होगा, नदियां होंगी, झीलें होंगी, वो सब तो सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक मैं भारतीय भूगोल में जो पढ़ा है वो आपके लिए निस्संदेह, जैसे मैंने मूंगा चट्टानों का परिचय दिया, तो मूंगा चट्टानों के विषय में मैंने जो बताया वही सब टॉपिक आपके नंबर बढ़ाएंगे एग्जाम में। मूंगा चट्टानों के विषय में जो आपने जानकारी हासिल की, या भारत के चैनलों या खाड़ियों या रेखाओं के बारे में जो जानकारी हासिल की, छोटी छोटी जानकारी, ये सब आपका स्कोर बढ़ाते हैं प्रीलिम या मेंस के जीएस में भी। इसलिए जुड़े रहिए साथ साथ, जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड लिखिए, कुछ भी मत छोड़िए। अपने से मत मान लीजिए कि मैंने ये बोला तो ये गैर महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि ग्रुप पर मैंने जो मांगा था लोगों से नोट्स, टारगेट ग्रुप पर कि आप नोट्स दिखाइए, तो ज्यादातर लोग 90% लोग अच्छे नोट्स बनाए थे, बेहतरीन था। लेकिन 10% लोगों को मैंने देखा कि वो अपने से मान लेते हैं कि कुछ गैर महत्वपूर्ण है, यानी थोड़ा थोड़ा लिखते चल रहे थे, कुछ चीजें छोड़ दे रहे थे। ऐसा कैसे मान लेते हैं कि क्या गैर महत्वपूर्ण है? ये आप निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते हैं। जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका ये दायित्व है कि आप सब कुछ लिखिए, सब कुछ लिखकर एटलस देखकर उसे समझिए। संभव हो तो अपने कॉपी पर मैप बनाकर ठीक वैसे ही बनाइए जैसे मैं बनाता हूं। देखिए आप 80 साल के भी हो जाएंगे, बुढ़े भी हो जाएंगे, बोलेगा नहीं। ठीक है, जुड़े रहिए, इंतजार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार।